नमस्कार साथियों, जीएस कंसेप्ट डेवलपमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ एक नई कक्षा लेकर, जिसमें राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चर्चा होगी। राष्ट्रवाद भारतीय लोगों के मन में कैसे उभरा, कैसे जागृत हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन दो शब्द राष्ट्र और राष्ट्रवाद के मूल रूप को समझने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र से शुरू करेंगे। राष्ट्र जो शब्द है ये कुछ राज्य से मिलता जुलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राज्य जो होता है वो मुख्य रूप से 4 घटकों से मिलकर बना होता है। राज्य मतलब स्टेट। स्टेट की परिभाषा में 4 मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। दूसरा, वहाँ की जनसंख्या के लिए एक सरकार मतलब गवर्नमेंट। तीसरा, सरकार की अपनी संप्रभुता। और चौथा, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो 4 चीज़ों से मिलकर राज्य बनता है। लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राज्य से बिल्कुल भिन्न है। कैसे? अगर हम यूरोपियंस कल्चर की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्र को इस तरह निर्धारित किया जाता है, यदि किसी देश के बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर, जैसे अगर फ्रेंच में फ्रेंच भाषा बोली जा रही है फ्रांस में, तो वो एक फ्रेंच राष्ट्र हो गया। मतलब भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्धारण वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह अगर ब्रिटिशर्स को देखें तो वो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो उनका राष्ट्र कौन सा? इंग्लिश राष्ट्र हो गया। ठीक है। इसी तरह जर्मन्स की अगर हम बात करें तो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग जिस देश में रहते हैं वो एक जर्मन राष्ट्र है। मतलब किसी भाषा को बोलने वाले लोग जिस देश में रहते हैं उस लैंग्वेज के नाम पर उस राष्ट्र का निर्धारण होता है। लेकिन अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भारत में आप देखेंगे अनेकों तरह की भाषाएं हैं। अनेकों तरह की भाषाएं का अर्थ ये है, भारत में ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं और एक इंग्लिश हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो भारत को एक भाषा के आधार पर राष्ट्र तो कहा जाना मुमकिन नहीं है। इसकी वजह से भारत के लिए ऐसा राष्ट्र का परिभाषा देना पड़ेगा जिससे कि किसी भी भाषा को लेकर उसमें पक्षपात न हो। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस क्या कहते हैं कि किसी एक देश में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर वहाँ का राष्ट्र का निर्धारण होता है। यहाँ पर मुख्य कौन है? तो वहाँ के लोग हैं। तो इसी तरह वहाँ के जिस तरह मुख्य लोग हैं, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सभी लोगों के समूह को, भारत जिस क्षेत्र में फैला हुआ है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को हम राष्ट्र के रूप में चिन्हित करते हैं। अर्थात राष्ट्र क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज़ अ नेशन। शायद आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग हैं, हम ही लोग से मिलकर राष्ट्र बना है। तो हम लोगों का जो समूह है वही राष्ट्र है। ना ही यहाँ पे किसी भाषा की बात की गई है, ना ही यहाँ पे किसी देश की बात, धर्म की बात की गई है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो नेशन से बना है नेशनलिज्म, या हम यूँ कह सकते हैं कि नेशनलिज्म से निकला है नेशन। नेशनलिज्म क्या होता है? जब राष्ट्र यानी कि हमारे अंदर जो भारत के लोग हैं उनके अंदर वननेस की फीलिंग आ जाती है तो उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी कि नेशनलिज्म कहते हैं। मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो राष्ट्र है उनके अंदर अगर वननेस की फीलिंग आ गई, एकता की फीलिंग आ गई, भावना आ गई, तो हम उसको नेशनलिज्म कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है। तो बहुत ही आसान शब्द में मैंने आपको बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज़ अ नेशन, और ये नेशन जो है इनके अंदर जो एकता का भावना है अगर वो जागृत हो गया तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद में हम बहुत सारे पहलुओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे अपने देश के प्रति समर्पित रहना, अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना, अपने देश में हो रहे गलत कामों का विरोध करना, लोकतांत्रिक तरीके से रहना। ठीक है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के पहलू इसको कह सकते हैं। ये भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं नेशनलिज्म के, लेकिन जो मुख्य रूप से परिभाषा दे सकते हैं कि नेशन में यानी कि राष्ट्र में एकता की भावना को ही नेशनलिज्म कह सकते हैं। ठीक है। अब आइए समझते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत होती कहाँ से है। ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1857 ईस्वी में बहुत सारे वीर सेनानियों ने युद्ध किया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे, कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था। यहाँ पर राष्ट्र का मैंने आपको मतलब बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सभी लोगों का समूह। लेकिन जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ राष्ट्र, वो देश के परिप्रेक्ष्य में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो कोई भी अपने देश के लिए नहीं लड़ा था, अपने एरिया के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो वो अपने पुत्र को, जो उनके पुत्र की संपत्ति थी उत्तराधिकार के लिए, उसके लिए उसको दिलाने के लिए लड़ रही थी। इसी तरह सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन 1857 ईस्वी की जब क्रांति खत्म हुई तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जागृति फैली कि कहीं ना कहीं हम लोग जब तक एक नहीं होंगे
तब तक ये हम लोगों का शोषण करते रहेंगे। धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ। अब यही हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता का जो है वो जागृति हुई। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का जो उद्भव होता है उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार और ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित संस्थाओं, विचारों एवं साधनों से उपजी प्रेरणा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया का ही परिणाम बताया। इनके कहने का मतलब ये है कि जो नीतियाँ अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई भारत में, उसी के प्रतिक्रिया फलस्वरूप मतलब उनका विरोध करते हुए हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। वामपंथी लेखक रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की संतान मतलब ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया गया, ये कहा जाता है। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवादी भावना के पीछे प्रमुख उत्तरदायी कारण मुख्य रूप से कौन कौन से थे ये आप देख लीजिए। सबसे पहले कि समूचे संसार में उभरती हुई राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, हर एक देश अपनी तरफ से एक तरह से संघर्ष कर रहा था, राजतंत्र से स्वतंत्र हो रहा था। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जर्मनी और इटली का जो एकीकरण होता है वो 1871 में होता है। ठीक है, तो 1871 के बाद 1885 में आप देखेंगे यहाँ पे भारत में INC की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति जैसे जर्मनी एवं इटली में एकीकरण आंदोलन, यूरोप और अमेरिका देशों में उभरता राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति से जो 3 शब्द आए थे मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, इन तीनों शब्दों ने इतनी क्रांति फैला दी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक है, तो आत्मनिर्णय की शक्ति भी आत्मनिर्णय की भावना, औपनिवेशिक हितों से परिलक्षित ब्रिटिश प्रशासन और उसके विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया। अब चूँकि जब अंग्रेज हम लोगों का शोषण करेंगे तो हम प्रतिक्रिया भी देंगे कुछ ना कुछ, तो उस प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रवाद उभर कर सामने आता है। ठीक है, तो इसके विभिन्न कारण हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला है ब्रिटिश राज का प्रभाव। ब्रिटिश राज का प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने तथा भारत में औपनिवेशिक हितों की रक्षा करते हुए आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि सभी क्षेत्रों का आंशिक आधुनिकीकरण किया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने किसी भी तरह से भारत को शोषित करने के लिए, इसका शोषण करने के लिए भारत के धन का, भारत के लोगों का, भारत में जो कृषि से जो भी, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है तो मुख्य रूप से उन्होंने कृषि पर ज़्यादा बोल दिया था शोषण करने में। तो इसकी वजह से उन्होंने हर एक क्षेत्र में क्या किया, आधुनिकीकरण कर दिया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कर दिया, थोड़ा ही सही बहुत लेकिन कर दिया। और उस मॉडर्नाइजेशन से उनको तो जो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत अपनाया गया आंशिक आधुनिकीकरण भी विकृत रूप से ब्रिटिश साम्राज्यिक हितों, ब्रिटेन के उद्योगपतियों, निवेशकों, अंग्रेज बागानों मालिकों आदि के संवर्धन पर आधारित था। मतलब ये वहाँ के जो लोग हैं, जैसे उद्योगपति हैं, अगर यहाँ पे ट्रेनें बिछा दी गई, भारत में अगर ट्रेनें बिछा दी गई तो वहाँ के उद्योगपति को आसानी रहेगा, ब्रिटेन के उद्योगपति को कि आएगा किसी भी दूर दराज क्षेत्र से अपना सामान उठाएगा, जो व्यापार करने लायक सामान है उसको लेगा और पुनः लेके चला जाएगा पोर्ट पे, सी पोर्ट पे चला जाएगा ट्रेन की सहायता से। तो जो आधुनिकीकरण हुआ इसकी वजह से उनको तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन इसी की वजह से हम लोगों को भी फायदा हो गया। जैसे अगर ट्रेन बिछ गई तो हम लोगों को क्या होगा, जो लोग यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं उनके तक हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। मतलब एक तरह से कहें तो आवागमन का साधन बहुत ही आसान हो गया, हम जा सकते हैं वहाँ पे बहुत आसानी से, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से प्रसारित हुआ। दूसरा जो मुख्य रूप से कारण है वो है भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता। इसमें क्या मुख्य रूप से कहा गया है कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा 19वीं शताब्दी तक उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में खैबर दर्रा तक समस्त भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य मौर्य एवं मुगल साम्राज्य से भी अधिक विस्तृत था। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुगल साम्राज्य था वो भी इतना अधिक प्रसारित नहीं हुआ था, इतना अधिक अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था जितना कि अंग्रेजों ने कर लिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रशासन ने भारत पर एक राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी। तो पूरे भारत पर मैंने आपको बताया कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में खैबर दर्रा तक पूरे संपूर्ण अखंड भारत पर क्या था, अंग्रेजों ने एक ही प्रकार की राजनीति लागू कर दी थी, एक ही प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित कर दी थी। तो समान औपनिवेशिक शोषणकारी शक्ति का शासन था, सबके ऊपर था पूरे भारत में। तो जब एक जैसी समस्याएं सबकी रहेंगी पूरे भारत में तो सब एक साथ जुटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था, उपनिवेश में प्रशासन के विरुद्ध समान समस्याएं, तो समस्याएं सबकी क्या थी, समान थी। समान एकीकृत न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था वही थी कि लोगों के साथ, यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनके साथ न्याय नहीं होता था, तो सबकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक ही थी।
जन सामान्य में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, भाषावादी भावना को बढ़ाने के पश्चात भी राजनीतिक और अब चूंकि अंग्रेज क्या थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू करते थे, मतलब बांटो और राज करो, लेकिन फिर भी राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के तत्वों को प्रबल किया उन्होंने। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास हुआ एवं इससे राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया। तो मैंने आपको बताया ही कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता थी, इससे लोगों की समस्याएं एक जैसी लगने लगीं, सब एक दूसरे के हमदर्द बन गए और धीरे धीरे करके एकता का भावना स्टार्ट हो रही। इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद मतलब क्या? वननेस की भावना, ठीक है, वननेस की फीलिंग। आगे देखते हैं अब तीव्र परिवहन तथा संचार संसाधनों का विकास। वही चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन जो उन्होंने किया, इसका उनको तो फायदा मिला ही मिला, लेकिन इसी बहाने भारतीयों को भी फायदा मिला और राष्ट्रवाद के उदय में इसका बहुत ही अहम रोल एक तरह से कह सकते हैं। डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक डाक, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो आई, विकास से भारत की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हालांकि इनका उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए, चूँकि औपनिवेशिक हित मतलब ब्रिटिशर्स का हित, अंग्रेजों का हित, ब्रिटिशर्स की हितों की पूर्ति, उत्पादों को देश के आंतरिक भागों तक सुगमतापूर्वक पहुंचाना, औद्योगिक क्रांति के लाभ से यूरोपीय पूंजीपतियों के पास जनित पूंजी का उच्चतम लाभ पर सुरक्षित निवेश, सैनिकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तीव्र संचालन लाकर प्रशासन में सुदृढ़ता लाना इत्यादि करना ही था। अब चूंकि क्या था इन लोगों का, ये लोग ये मानते थे कि जो उद्योगपति आएंगे उनको बहुत अधिक कठिनाई न हो यहाँ से सामान ले जाने में, या फिर अगर किसी भारत के किसी एक क्षेत्र में विरोध हो जा रहा है, विद्रोह हो जा रहा है, तो दूसरे क्षेत्र से जो सैनिक है, सैनिक शक्ति है, उसको लाने में ज़्यादा समय न लगे, इसकी वजह से भी उन्होंने रेलवे का विकास किया डलहौजी ने। लेकिन इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीयों का क्या हुआ? भारतवासियों पर सीमित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे जन सामान्य के आपसी संपर्क बढ़ने से विचारों का आदान प्रदान, जब लोग मिलेंगे आपस में तो विचार भी बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे की समस्याओं से अवगत हुए, सबने एक दूसरे की समस्या जानी और ये जाना कि सबकी समस्याएं तो एक ही हैं और वो है अंग्रेज सरकार की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। तो सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के ज्ञान से क्षेत्रीयता की भावना में कमी आई, जिसने भारत को एक अखिल भारतीय स्वरूप, अखिल मतलब संपूर्ण भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इसमें जन सामान्य में एकता और राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। तो पाश्चात्य विचारों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भारतीय राजनीति में आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा बंधुत्व जैसे विचार महत्वपूर्ण हो गए। आधुनिक शिक्षा 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। ये विधि मंत्री था जिसने इसका पूरा वो चार्ट तैयार किया था अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का। उसके बाद क्या हुआ, 1835 के बाद जब लोगों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों ने जो पूरे देश में पूरे विश्व में जितनी भी घटनाएं घटी थीं उन सबसे संबंधित चीज़ों को पढ़ा, समझा, जाना, जिससे कि वो अंदर से प्रेरित हुए। जैसे अगर अंग्रेजी शिक्षा अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे। सोशल साइंस में क्या पढ़ाएंगे? जो पीछे की घटनाएं बीत चुकी हैं। तो आपको पता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो चुकी है, अमेरिका की क्रांति हो चुकी है। तो उसको जब लोगों को पढ़ाएंगे आप, रूसो, वॉल्टेयर, इन सब की भावनाओं, इन सब की जो विचार हैं उनको जब पढ़ाएंगे आप लोगों, भारत के लोगों को, तो भारत के लोग क्या होंगे, उनकी बुद्धि खुलेगी, ठीक है, वो तार्किकता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आधुनिक शिक्षा का प्रचलन जो था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, ठीक है। 1835 में जो आंग्लवादी प्राच्यवादी विवाद के पश्चात अंग्रेजी को प्रशासन और शिक्षा का आधार बनाए जाने से पाश्चात्य विचार तेजी से फैलने और नव शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में मिल्टन, शैली, बेंथम, मिल, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर, ये सब जो है विचारक हैं। पश्चिमी विचारकों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी, ठीक है। तो ये किसमें जग रहा है? जो बुद्धिजीवी वर्ग है भारत का, उसमें। अब नव बुद्धिजीवी वर्ग को स्वयं की राजनीतिक गुलामी का एहसास होने लगा। वो समझने लगे कि हम गुलाम हैं, ठीक है। गुलामी का अर्थ उनको समझ में आने लगा था, स्वतंत्रता क्या होती है उनको समझ में आने लगा था। आगे यही वर्ग नवीन राजनीति या संतोष का केंद्र बिंदु बना। आगे चल के जो ये बुद्धिजीवी वर्ग है वही राष्ट्रवाद उनके अंदर सबसे पहले पनपता और केंद्र बिंदु बनते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। देश के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक आवश्यकता और इसके प्रसार के कारण शिक्षित भारतीयों के मध्य यह एक संपर्क भाषा बन गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी हुआ, इसको आप समझ लीजिएगा, पॉइंट है इस बात में, कि जब अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई तो इससे भारतीयों को एक लाभ यह हुआ कि जो दूर दराज में, जैसे अगर उत्तर का कोई महान पुरुष है, बुद्धिजीवी है, तो वो दक्षिण की भाषा को कैसे समझेगा? दक्षिण की भाषा कुछ और है, उत्तर की भाषा कुछ और है।
तो भाषाओं का जो मेल जोल नहीं था, तो हम एक दूसरे के विचार को समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब इंग्लिश शिक्षा पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में अंग्रेजी शिक्षा लागू हो गई, तो उससे क्या हुआ, हम लोगों ने अंग्रेजी को अपना आधार भाषा, बेस लैंग्वेज बना लिया कि हम इस भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो एक सामान्य भाषा की उपस्थिति के कारण ही कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था का रूप लेकर सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सकी, ठीक है। तो ये था आधुनिक शिक्षा का जो प्रचलन हुआ, इससे भारतीयों में राष्ट्रीयता का कैसे विकास हुआ वो सारा, ठीक है। अब हम देखेंगे आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना। समाचार पत्र, हम जानते हैं मीडिया को इस समय चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। मतलब सरकार ने आपके लिए क्या किया, क्या गलत किया, इन सब की जानकारी कौन देता है? समाचार पत्र देते हैं, मीडिया देती हैं, टीवी देते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या था? समाचार पत्र थे। तो जब आधुनिक समाचार पत्र सामने आते हैं तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात प्रशासन की नीतियों को सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में जनता के मध्य पेश करने के क्रम में आधुनिक समाचार पत्रों का उद्भव होगा। तो जो भी काम किया जाता था सरकारों के द्वारा, गलत हो या सही हो, वो कौन पेश करता था लोगों के बीच? वो पेश करता था समाचार पत्र। साम्राज्यिक हितों पर आधारित समूह ने ब्रिटिश प्रशासन की प्रशंसा की और इस क्रम में उन्हें प्रशासन का भी सहयोग मिला। जैसे सरकार की नीतियों से संबंधित समाचार पहले उन्हें ही मिलते थे, वही दूसरी तरफ देशी समाचार पत्रों ने भारतीय सामान्य जन की समस्याओं को दमनात्मक प्रशासनिक नीतियों को उजागर किया, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स जो अखबार अपना छापते थे, उसमें तो हमेशा सरकार की बड़ाई करेंगे, अपने सरकार की। लेकिन जो भारतीय थे वो समस्याओं को बताते थे, यहाँ पे जो दमन हो रहा है हम लोगों का, वो सारी चीज़ें लिखते थे। तो इसी की वजह से आगे चल के आप देखेंगे एक इल्बर्ट बिल भी लाया गया था, ठीक है। खैर उसको आगे देखेंगे। समाचार पत्रों के संपादन से भारतीय जनमानस पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं से अवगत होने लगा। ब्रिटिश सरकार की विभिन्न नीतियां और उनकी सत्यता का ज्ञान होने लगा। इससे भारतीय जनता के मध्य राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। इसने प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता, समानता, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाया। भारतीय समाचार पत्रों ने उक्त विषयों को लेकर जनमत बनाने तथा राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैंने आपको यही बताया कि अखबार से क्या हुआ, समाचार पत्र से क्या हुआ, इधर का विचार उधर, मतलब पूरे विश्व में चारों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इससे भारत की जो जनता थी, भारत का जो जनमानस था, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र को लेकर प्रेरित हुआ और इससे उसकी भावना में वृद्धि हुई, ठीक है। तो आधुनिक समाचार पत्रों का भी बहुत अहम रोल रहा है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में, ठीक है। अब देखते हैं मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। यही मध्यम वर्गीय हैं जो कि जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। अंग्रेजी द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा का सीमित प्रसार और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण नगरों में एक नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ। नया मध्यम वर्ग उत्पन्न होने के पीछे कारण यही था कि अंग्रेज इनको जो है अपना काम कराने के लिए इस वर्ग को बनाए थे, अंग्रेजी शिक्षा दिए थे। मतलब इनका शरीर तो भारतीय था लेकिन मन से ये कहाँ के थे? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कि भारतीय थे और उनका मन ब्रिटिशर्स का था। यह नया वर्ग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होने के कारण, आधुनिक पश्चिमी विचारों से जागरूक होने के कारण, समाज में उच्च स्थान प्राप्त होने के कारण, तब प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण अपने राजनीतिक अधिकारों हेतु सबसे पहले आगे आए, ठीक है। तो जो कि इन्होंने पढ़ा था, समझा था, पूरे विश्व में देखा था, चूँकि जितने भी ये मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी देश से बाहर गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और जो नहीं गए थे उन्होंने जब यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ तो उसकी वजह से विचारों का उनके अंदर आदान प्रदान हुआ। तो इनको सबसे पहले राजनीतिक अधिकार हुए तो ये सबसे पहले आ गए हैं। पी स्पीयर लिखते हैं कि यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी परंतु जिसके ज्ञान, विचार, मूल्यों की अग्रभूमि यानी कि फोरग्राउंड समान थी। यह भारतीय समाज का एक छोटा परंतु गतिशील अंग था। इसमें उद्देश्य की एकता तथा आशा की भावना थी। यह मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की नई आत्मा बन गया और इसमें समस्त भारत में अपनी इस शक्ति का संचार कर दिया। इसी वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्होंने देश को समझा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और जो अधिकार हैं उसके बारे में समझा है कि ये हमारे पास भी होने चाहिए, इन्होंने ही लीड किया चीज़ों को, राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक प्रसारित किया। नेक्स्ट है इतिहास के शोध का प्रभाव। ये क्या चीज़ है? तो कई विदेशी विद्वानों तथा संस्थाओं जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आदि द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास का शोध करने के फलस्वरूप भारत की समृद्ध राजनीतिक सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होने लगा। जैसे भारत में भी इस अंग्रेज क्या कहते थे कि भारत वाले असभ्य हैं, ठीक है, असभ्य मानते थे भारतीयों को। लेकिन जब ये शोध स्टार्ट हुआ, जैसे एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना होती है तो उसमें प्राचीन जो शोध हैं उसके बारे में पता किया जाता है। तो उससे हमारे प्राचीन ग्रंथ भी निकल के सामने आते हैं, वेद, उपनिषद,
महाभारत हो गया आपका, भगवत गीता उसी में, फिर रामायण। तो ये जो पुस्तकें हैं, पुरानी पुरानी जो पुस्तकें हैं, चरक संहिता, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी समृद्धि का पता चलता है। तो हमारे अंदर भी ये होगा कि हम पहले जब ऐसे थे तो और भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस शोध ने भारत की महानता तथा गौरव का वह चित्र प्रस्तुत किया जो रोम और यूनान की इस प्राचीन सभ्यताओं में से किसी भी पक्ष में कम गौरवशाली नहीं था। तो बिल्कुल रोम और यूनान की जो सभ्यताएं थीं उसी तरह का हमारा भी गौरव बन गया। इन यूरोपीय विद्वानों ने वेदों तथा उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता और मानव मन के सुंदर विश्लेषण के लिए उनका गुणगान किया है। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भारतीय आय उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। ये आर्य है। ठीक है। तो भारतीय आर्य उसी मानव शाखा से लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इसमें शिक्षित भारतीयों के आत्मसम्मान में एक मनोवैज्ञानिक वृद्धि हुई। तो कुछ लोग मानने भी लगे कि आप लोग भी आर्य हैं, ब्रिटिशर्स के ही साथ हैं। कुछ अच्छे भी ब्रिटिशर्स थे, चूँकि पूरा का पूरा देश ही तो खराब नहीं था। कुछ ऐसे थे जैसे विचारक थे, इतिहासकार थे, वो मानते थे कि ये लोग भी आर्य ही हैं, उसी से उपजे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग था उसका मानसिक स्थिति ठीक हुआ, मनोवैज्ञानिक वृद्धि हुई। ठीक है। इन सभी तत्वों ने इनमें एक नया आत्मविश्वास जगाया और उनकी देशभक्ति तथा राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित किया। ये था इतिहास के शोध का प्रभाव क्या पड़ा। अब देखते हैं समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। उस समय जो आंदोलन हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 ईस्वी की क्रांति भी भारत में ही देखा जाए तो, और भी अन्य देशों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों में जितने भी आंदोलन हुए थे, क्रांतियाँ हुई थीं, इसका भी प्रभाव पड़ा था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में। समकालीन समस्त यूरोपीय देशों, अमेरिकी देशों तथा दक्षिण अफ्रीका को प्रभावित करने वाले राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी स्फूर्ति प्रदान की। सामान्य रूप से यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रामों ने तथा विशेष रूप से आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के मनोभाव को अत्यधिक प्रभावित किया। तो चूँकि ये समकालीन थे, उसी समय के ये आंदोलन थे, तो इसने बहुत अधिक प्रभावित किया राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मैजिनी, गैरीबाल्डी और उनके द्वारा आरंभ किए गए इटली आंदोलन, ये जो इटली का एकीकरण होता है, उनके ये हीरो हैं, हीरो कहें तो नायक हैं, और कार्बोनरी आंदोलन पर व्याख्यान दिए तथा लेख दिए। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। इस यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। तो क्योंकि जब यूरोप में राष्ट्रवाद उभर रहा है, वहाँ का विचार यहाँ पे अखबार के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, इस सब चीज़ों से जब लोगों के अंदर ये सारे ज्ञान जा रहा है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रवाद की भावना के रूप में वही सामने आता है। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रगतिशील रूप। 19वीं शताब्दी के शिक्षित भारतीयों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सैयद अहमद खां आदि ने पाश्चात्य दर्शन तथा विज्ञान के आधार पर, पाश्चात्य दर्शन मतलब जो वेस्टर्न कल्चर था, उसके आधार पर अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रथाओं का आत्म परीक्षण किया। तो ये जितने भी लोग हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए हैं, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सैयद अहमद खां, इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण भी किया था। कहीं ना कहीं ये लोग गए थे, तो वहाँ के विचारों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को इन्होंने देखा था, समझा था। तो जब ये भारत में आते थे तो यहाँ पे देख के वो आत्मनिरीक्षण करते थे, आत्म परीक्षण करते थे कि हमारे देश का धर्म कैसा है, हमारे देश का समाज कैसा है। तो पश्चिमी विचारों से प्रभावित आधुनिक शिक्षा प्राप्त नव बुद्धिजीवी वर्ग चाहता था कि भारतीय समाज का गठन प्रजातंत्र, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समानता, तर्क बुद्धिवाद तथा उदारवाद आदि आधारों पर किया जाए। ठीक है। तो जो भी निर्णय किया जाए वो किसके आधार पर किया जाए? तर्क बुद्धिवाद पर, उदारवाद के आधार पर किया जाए। इसके लिए इन्होंने विभिन्न आंदोलन चलाए जिनके फलस्वरूप भारतीय समाज में राष्ट्रीय जागरूकता का प्रसार हुआ। तो जो ये बुद्धिजीवी वर्ग था, उनके जो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, उसने भी बहुत अधिक प्रभाव डाला भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाद। चूँकि जातिवाद की बात अगर हम करें तो अंग्रेज जो थे वो हम लोग को तुच्छ समझते थे, भारतीयों को तुच्छ समझते थे और अपने आप को बड़ा समझते थे। ठीक है। इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध व्यंग पत्रिका जो पंच है, ठीक है, पंच उनकी व्यंग पत्रिका है, अपने व्यंग चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव यानी कि सब ह्यूमन क्रिएचर के रूप में प्रदर्शित करती थी, जो आधा गोरीला तथा आधा हबसी था। ठीक है। हबसी का मतलब जो आदिमानव एक तरह से कह सकते हैं, तो वो हम लोग को आदिमानव की तरफ ट्रीट करते थे, जो वरिष्ठ पाशविक शक्ति द्वारा ही नियंत्रित में रह सकता है। मतलब जो बड़े पाशविक हैं उनके द्वारा ही नियंत्रित में रह सकता है भारतीय, ऐसा उन लोगों का माइंडसेट था। भारतीयों को प्रशासन और सेना में कभी उच्च पद नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों के इस भेदभाव, चूँकि ये जो भेदभावपूर्ण रवैया है उन लोगों का, जो व्यवहार है, उसकी वजह से भारतीयों ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो गए और उन्होंने ये ठाना कि अब तो इनको हटाना ही हटाना है यहाँ से। ठीक है।
कुछ और भी कारण थे, जैसे आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण सबका हो रहा है। प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ये बढ़ता ही चला गया शोषण आर्थिक रूप से। 19वीं शताब्दी में पूर्व भारत में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था। उसे सस्ते कच्चे माल, ठीक है, अब कच्चे माल की अगर हम बात करें तो भारत से कच्चे माल वो लेके जाने लगे और वहाँ पर सामान बनाकर पुनः भारत में लाके बेच देते थे। इससे क्या हुआ, यहाँ के जो लोगों का व्यापार था, जो आर्थिक जो उन लोगों का साधन था, पैसे कमाने का जो साधन था, हस्तशिल्प, वो खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले गए, फैक्ट्री में वहाँ पे जाके बनाते थे सामान, कपड़ा बना लिए, कुछ भी बना लिए, और उसको लाके भारत में सस्ते दामों पे बेच देते थे। चूँकि सस्ते दामों पे बेचते थे तो भारतीय लोग भी वही चीज़ें खरीदने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि उनको सामान सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो भारतीय हस्तशिल्प सामान था, चूँकि हाथ से बनाया गया था तो थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही, तो इससे हस्तशिल्प का जो सामान था वो बिकना बंद हो गया और धीरे धीरे करके जो भारतीय रोजगार था वो खत्म हो गया। हस्तशिल्प पूरा का पूरा चौपट हो गया। इसी प्रकार पाउंड रुपये की विनिमय दर को भी भारतीय उद्योग तथा विदेशी व्यापार के प्रतिकूल परिवर्तित किया जाता रहा। ठीक है, ये सभी नई परिस्थितियाँ स्पष्ट कर देती हैं कि भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव की स्थिति में बलि सदैव भारतीय हितों की चढ़ती थी। ठीक है, मतलब ये कि जो उनके हित थे वो हमारे हित को टकराहट देते थे, जो हमारे हित थे वो उनको हित को टकराहट देते थे। इसकी वजह से दोनों में टकराहट हुई तो हमने क्या सोचा कि किसी न किसी तरह से इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश तो गया। तो इससे लोगों के अंदर एकता का भावना आया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का उदय है, एक बात आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो राष्ट्रवाद है वो फीलिंग है, एक दिन में तो आएगा नहीं, 2 दिन में आएगा नहीं, कैजुअली ये सारे रीजन्स उत्तरदायी हैं इसके पीछे। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये विकास हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ये आर्थिक शोषण की वजह से भारतीयों में, चूँकि भारत का इतना अधिक शोषण कर लिए ये लोग, अंततः 1947 में जाके इन लोगों को छोड़ना ही पड़ा जब भारतीयों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो एक वायसराय हुआ भारत में, लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक उसका टाइम पीरियड था। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, 1876 से 1880 तक, ठीक है, उसका टाइम पीरियड था। उसने भारतीयों को इतना अधिक शोषित किया जिसकी वजह से भारतीय जो थे एकदम परेशान हो गए। और तुरंत उसके बाद ही आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड लिटन की संकीर्ण दृष्टिकोण वाली नीतियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। सिविल सेवा में भर्ती होने की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अब उस समय इस समय IAS IPS की परीक्षाएं होती हैं, उस समय उसको ICS परीक्षा कहा जाता था। ठीक है, तो उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। अब बताइए 19 साल का लड़का जो है उसकी मैक्सिमम आयु है ये, 19 साल के बाद आप नहीं दे सकते हैं। 19 साल का लड़का कैसे देगा, अभी तो लोग 21 साल में नहीं दे पा रहे हैं। 1877 में भीषण काल के समय दिल्ली में एक भव्य दरबार लगा। कर लाखों रुपया नष्ट करने जैसा असंवेदनशील कार्य, ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों पर से आयात शुल्क हटाना, ये सब उसकी बुराइयां हैं। क्या किया उसने, जब महारानी विक्टोरिया वहाँ की जो रानी थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, जब वो भारत आने वाली थी, तो उसने जो लॉर्ड लिटन था उसने दिल्ली दरबार लगाया, बहुत सारी व्यवस्थाएं की। और उसी समय दिल्ली में अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मर रहे थे। उसने अकाल पर ध्यान न देके केवल पैसा नष्ट किया रानी का स्वागत करने में, तो इससे भारतीय जनता एकदम उग्र हो गई। ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों से आयात शुल्क हटा दिया, चूँकि जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क हट गया, आयात शुल्क हटेगा तो यहाँ पे कपड़े सस्ते बिकेंगे, और यहाँ पे जब कपड़े उनके सस्ते बिकेंगे तो जो भारतीय कपड़े बनाने वाले हैं वो तो काम से गए। भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए किए जाने वाले अभियान, जैसे द्वितीय अफगान युद्ध, कहीं भी युद्ध में जाके भारतीय सैनिकों को घुसा देते थे। इससे भी क्या होता था, भारतीय एक तो कठिनाई, अगर जीत भी जाते थे तब भी बहुत ज़्यादा भारतीयों का ही नुकसान होता था, और हारते थे तब तो नुकसान होता ही होता था। बिना किसी जैसे कार्य ने भारतीय राजस्व खाते पर भारित करना जैसे कार्यों ने जनता में ब्रिटिश राज विरोधी भावना को जागृत किया। तो ये भी लॉर्ड लिटन की जो नीतियाँ थीं, लॉर्ड लिटन के समय ये द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, तो ये जो उसकी नीतियाँ थी उसने बहुत अधिक प्रभावित किया लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में। ठीक है, 2 अन्य अधिनियम है, जैसे पहला है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, और जो दूसरा है वह भारतीय शस्त्र अधिनियम। लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ये भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम क्या था, मैंने वहाँ पे आपको इल्बर्ट बिल बता दिया था। वो इल्बर्ट बिल आता है सुनवाई के लिए, जजों की सुनवाई के लिए। ये जो मैंने उस समय आपको बताया वो यही है कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भारतीय अखबार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र अगर कोई न्यूज़ छापता है तो उसको पहले हमको दिखाना पड़ेगा, अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन से आपने न्यूज़ लिखे हैं, उसमें कौन कौन सी सूचनाएं उसमें दी गई हैं। अगर ब्रिटिशर्स विरोधी हैं कुछ तो उसको हटा दिया जाता था। ठीक है,
तो ये एक अधिनियम लाया गया था। और जो दूसरा अधिनियम था वो है भारतीय सशस्त्र अधिनियम, मतलब भारतीय बिना अनुमति के कोई भी बंदूक वगैरह कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता है, जबकि अंग्रेज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अन्य थी जिससे कि जो भारतीय जो उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी कहें तो जो तीव्र परिवर्तन चाहते थे, उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक प्रेरित हुई इससे। एक है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद मैंने आपको ये बताया था कि इल्बर्ट बिल विवाद में क्या होता है। इल्बर्ट बिल के माध्यम से जनपद सेवा के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को उनके यूरोपीय समकक्षों के समान शक्तियां और अधिकार देने का प्रयत्न किया गया। इल्बर्ट बिल लाया गया था रिपन के द्वारा। लीटन के बाद एक वायसराय आया रिपन, जिसने ये बिल लाया था। इसके अनुसार क्या होता है, जो यूरोपियन जज हैं और जो भारतीय जज हैं, उन दोनों के अधिकार समान हो जाएंगे। वो दोनों के दोनों यूरोपियन लोगों को और भारतीय लोगों को सज़ा दे सकते हैं, सज़ा सुना सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले यूरोपियंस जो लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे, उनको केवल अंग्रेज जज ही सज़ा सुना सकते हैं और वो भी थोड़ा बहुत सज़ा दे के छोड़ देते थे। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया तो उससे क्या हो जाता है कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेज़ों को सज़ा सुना सकते थे। लेकिन इसका बहुत अधिक विरोध हुआ। इसको श्वेत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने आंदोलन किया तो फिर आप आगे देखेंगे तो ये बिल को हटाना पड़ा रिपन को, और वो रिपन यहाँ से अपना इस्तीफा देकर चले जाते हैं वायसराय के पद से। तो ये जितनी भी सारी मैंने आपको घटनाएं बताई, जितनी भी सारी मैंने आपको रीजन्स बताएं, कारण बताएं, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान में, राष्ट्रवाद के विकास में कार्य किया है, अहम भूमिका निभाई है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी मैंने टॉपिक जो पॉइंट बताए हैं उसको ही आप बस लिखेंगे, और जो मैंने आपको समझाया अगर आप उसको समझ गए हैं तो आप अच्छे अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं आपके पेपर में भी, और अगर आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, देन ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।